नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम फैसले की घड़ी में। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज की मर्डर मिस्ट्री के फैसले का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर शख्स जानना चाहता है कि 5.5 साल पहले आखिर वो कौन था जिसने आरुषि और हेमराज को मौत के घाट उतार दिया। 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के L32 के अंदर ऐसी हलचल हुई कि सारी दुनिया की निगाहें उसी पर आ टिकी। अब इस पूरे मामले में फैसले की घड़ी आ चुकी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल भी जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे फैसले की घड़ी तक पहुंचा है आरुषि हेमराज मर्डर केस। तो जिस फैसले का इंतजार देश और दुनिया के लोग कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। आरुषि और हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने तलवार दंपति को ही आरोपी बनाया है। इस केस में फैसले की घड़ी अब बेहद नजदीक है। उठने वाला है देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा। देश जानेगा कौन था आरुषि हेमराज का हत्यारा। 5.5 साल बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। देश ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है आरुषि और हेमराज का हत्यारा। सोमवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर अपना फैसला सुनाएगी। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विशेष न्यायालय द्वारा आरुषि हत्याकांड में अंतिम रूप से वर्डिक्ट आना है। इसको लेकर के हमारे द्वारा विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस प्रबंध किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कचहरी में पहले से ही काफ़ी फोर्स हमारा रहता है, लेकिन उस दिन इस प्रकरण को देखते हुए विशेष रूप से जो है एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई जाएगी। जो भी संबंधित पक्ष हैं, अभियुक्त पक्ष, उनको भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। जो भी मानकों के अनुरूप, माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जो सुरक्षा व्यवस्था है। देश के अलावा विदेशी मीडिया की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। हालांकि कहा जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट परिसर में मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनका ताल्लुक केस से होगा, क्योंकि फैसला बेहद अहम है और सबसे बड़ा भी। तो इंतजार करिए फैसले की घड़ी का। कैमरामैन सत्येंद्र राघव के साथ राहुल शर्मा, टोटल न्यूज, गाजियाबाद। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और 25 नवंबर 2013 को उम्मीद की जा रही है कि फैसला आ जाएगा। जी हां, 15 मई 2008 का यह मामला है। 5.5 साल गुजर गए हैं और अब गुत्थी सुलझने वाली है 5.5 साल बाद, और सामने आ सकता है कि आखिर किसने की थी आरुषि और हेमराज की हत्या। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। बता दें आपको कि संजय त्यागी, जो कि इस मामले से जुड़े कृष्णा और राजकुमार के पूर्व वकील भी थे, वो हैं। उसके अलावा खालिद खान साहब हैं, ये वरिष्ठ वकील हैं गाजियाबाद से, गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं शागिर अली साहब भी हैं, वरिष्ठ वकील गाजियाबाद कोर्ट के ही हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित शुक्ला। चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हम बात करेंगे संजय त्यागी साहब से कि आप इस पूरे मामले में कृष्णा और राजकुमार के पूर्व वकील भी रह चुके हैं। हालांकि कृष्णा और राजकुमार को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन सर आप ये बताइए कि इस पूरे मामले से आप जुड़े हुए थे, एक लॉयर होने के नाते आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, सिर्फ 6 घंटे का पूरा मामला है और एक फ्लैट का मामला है, 4 लोग मौजूद थे, लेकिन अब तक भी इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ पाया है। जी, मुझसे जानना चाहते हैं? जी संजय जी, आपसे। सीबीआई की जो थ्योरी है शुरू से, इसमें यह रही कि कृष्णा को पकड़ा, कृष्णा से कहा गया कि आप बताइए ये सब किसने किया। कृष्णा को कहा गया, उसको इंसिस्ट किया गया
कि आपने ये सब किया है। तो कृष्णा की बहन जो कि विदेश में किसी के साथ मेड का काम करती हैं, वो वापस लौटी, प्रसाद भगवान की तस्वीरें उनको दी और कुछ नेपाली भाषा में कहा, कांचा ये सब बताइए किसने किया है। तो कसम खाई कि कृष्णा ने कि मैंने इस सब नहीं किया और नहीं मुझे इस बारे में जानकारी है। सीबीआई ने बहुत इंसिस्ट किया, 164 का स्टेटमेंट कराना चाहा कि कृष्णा कर दें तो अच्छा रहेगा। आफ्टर दैट राजकुमार की बारी आई। राजकुमार उनके मित्र थे कृष्णा के। राजकुमार को पकड़ा, राजकुमार से कहा वही चीज़ कि आप ये बताइए किसने किया है, आप कहिए कृष्णा ने किया है। जब कृष्णा के लिए कहा गया तो उसने कहा मैंने नहीं किया। राजकुमार से हम मिले, राजकुमार के हम काउंसिल थे। राजकुमार को हमने कहा अगर आपने कहा है किया है तो बता दीजिए सच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो आप समझ लीजिएगा ना तो आप बच पाएंगे ना कृष्णा बच पाएंगे, और ये स्टेटमेंट आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चेंज नहीं हो पाएगा और ये आपको फांसी के फंदे पर झुला देगा। जी 10 मिनट का टाइम कोर्ट ने हमें दिया। सीबीआई से हमने कहा कि आप 10 मिनट हमारी मीटिंग कराइए। सीबीआई राजकुमार को लेकर दौड़ने लगी। मिस्टर रामलाल उस समय एसओ कवि नगर थे, हमने उनको कहा कोर्ट ने हमें टाइम दिया है, आप हमें 10 मिनट मीटिंग कराइए। तो उन्होंने अपने हाथ पैर साफ कर दिए और कहने लगे हम नहीं कराएंगे, आप अपने आप जानिए। तब हमने सीबीआई को कहा कि आप हमारी 10 मिनट मीटिंग कराइए। वो कहने लगे कि नीचे करेंगे, उधर मीडिया का बहुत जोर है, बहुत भीड़ है। हमने कहा नहीं, उधर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आशय और उनका मन में जान रहा था कि नीचे कार में बैठाते और वो कह देते कि कोर्ट का आदेश हमें मालूम नहीं था, इसलिए हम राजकुमार को लेके चले गए। बट हमने कहा आप वापस हो जाइए, नहीं तो आपको कष्ट हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और बराबर की कोर्ट में चलते हैं, वो कोर्ट वैकेंट है, वहां पे हम आपसे राजकुमार से 10 मिनट की बात करेंगे। राजकुमार को हमने समझा, राजकुमार को भी उन्होंने 164 के लिए इंसिस्ट किया कि हम तुम्हें बहुत अच्छे बॉम्बे भिजवा देंगे, तुम बहुत सुंदर हो देखने में। राजकुमार वास्तव में स्मार्ट बॉय था और आपको गनर मिलेगा, बाकायदा एसी बंगला, एसी कार, ये सब प्रोवाइड कराएंगे। और आप ये बता दीजिए, ये कह दीजिए जो हम कहते हैं। राजकुमार ने मना कर दिया। राजकुमार को हमने समझाया कि लीगल पोजीशन, यानी कि उन्हें मोल्ड करने की कोशिश की जा रही थी काफी। और यही बात विजय मंडल पर लागू हुई। विजय मंडल को भी हमने ये बताया। विजय मंडल को कहा आप दोनों को कह दीजिए कृष्णा और राजकुमार ने ये सब किया है, लेकिन विजय मंडल को समझाने के बाद उनकी समझ आ गई और उन्होंने ये सब नहीं किया और उसके बाद वो लोग इसमें साफ बच गए। आफ्टर दैट राजेश तलवार को शुरू में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, लेकिन सीबीआई ने उनको मना कर दिया कि इनका अब दोष नहीं है। और 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट पर राजेश तलवार को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उससे पहले बेल एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई थी। तो ये सब इसके पहलू हैं कि जो सीबीआई की शैली को भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जी, प्रश्न चिन्ह तो कई तरह से उठते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित शुक्ला जी भी हैं। कानूनी पहलू पर हम शागिर साहब और खालिद साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित आपसे जानना चाहेंगे कि 2008 15 मई की रात का ये मामला है। जब ये मामला सामने आया, मीडिया भी हैरान थी कि आखिर क्या वजह है, कैसी ऐसी गुत्थी है कि उलझती ही जा रही है। लगातार जो नए नए एविडेंस आ रहे थे, शुरुआत में मामला बहुत तेजी से उठा और बहुत तेजी से मीडिया में भी ये बहुत छाया रहा, लेकिन जिस तरह से कड़ियां आगे बढ़ रही थी वो इस केस को सुलझा नहीं रही थी बल्कि उलझा रही थी, और देखते देखते ये पूरा मामला जो है वो लगातार उलझता जा रहा था। देखिए, वो 6 घंटे जो थे रात के, वही सबसे महत्वपूर्ण थे और वो 6 घंटे जो है वो उन्होंने ही इसको देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना दिया। या कहें कि जो सुबह का जो वक्त था उसकी वजह से ये देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई, क्योंकि ये मेरे जीवन का भी जो है वो एक बड़ा केस था जिसको लंबे समय तक मैंने जो है वो खुद वहाँ पर बैठ करके दिन रात कवर किया। घर में मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे के लिए सोने के लिए जाते थे, वैसे ही खबर आ जाती थी। कभी एसटीएफ की टीम पहुंच गई, जब सीबीआई की शुरू हुई तो सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई, सीबीआई टीम पहुंच गई, तो मैक्सिमम जो वक्त है वो L32 के सामने ही हम लोगों का गुजरता था। आपको बताऊं कि जो 15-16 की जो रात थी, यानी 16 की जो रात थी, उस वक्त जो सुबह ये खबर आई कि आरुषि का कत्ल हो चुका है, पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे। एसएसपी जयनारायण शायद हुआ करते थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो, वो भी वहां पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा बहुत जो बड़े बड़े लोग थे, रसूखदार लोग थे, वो भी वहां पर पहुंच चुके थे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि डॉक्टर राजेश तलवार जो है वो नोएडा के एक मशहूर डेंटिस्ट थे। एक बड़ा जो है वो तबका उनके एक रिलेशन में था, मतलब दोस्ताना था जी। तो तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके थे। लगातार जो है वो इस बात की कोशिश हो रही थी कि हेमराज गायब है और आप हेमराज को तलाशिए। दाताराम ननौरिया थाना सेक्टर 20 के जो है वो एसओ हुआ करते थे और चौकी इंचार्ज बच्चू सिंह थे। ये सारे लोग वहां पर पहुंच गए और आरुषि की जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और कोशिश ये हो रही थी कि जल्द से जल्द पुलिस यहां से निकल जाए ताकि सफाई हो। इसके पीछे उस वक्त किसी का कोई इंटेंशन क्लियर नहीं लग रहा था। हालांकि जो एक फेस के जो एक्सप्रेशंस थे डॉक्टर
तलवार के, वो कहीं ना कहीं जरूर चुभ रहे थे। और उस वक्त से ही ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि जिसकी बेटी, जिसने मन्नत मान करके जो है वो कई साल बाद जो है वो एक बेटी उनको मिली है, और उसकी मौत का गम जो है वो जिस तरह से दिखना चाहिए था वो पता नहीं क्यों तलवार दंपत्ति पर नहीं दिख रहा था। ये एक बात जो है वो लगातार चुभ रही थी, और हुआ भी वहीं से ही। और जैसा कि डॉक्टर तलवार चाह रहे थे वैसा ही कुछ हुआ। आनन फानन में जो है वो पुलिस रवाना हो गई हेमराज की तलाश में, और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद यानी कि अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंतिम कहीं ना संस्कार हो कहीं गया। उन्होंने एक तरह से हेमराज पर ही सीधे तौर पर शक जता दिया, और पुलिस को भी कहीं ना कहीं मोल्ड किया कि वो हेमराज की ही तलाश में भागे। तलाश करे। एकदम एकदम सही कहा। और पुलिस जो है वो हेमराज की तलाश में जुट गई। तब तक जो एक सबूत मिटाने का जो वक्त था वो काफी था। जी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही इस पूरे जो केस की बात की जाए, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई। अगर शुरुआत में ही कहीं ना कहीं कोताही नहीं होती, अगर पुलिस की भी बात की जाए तो ठीक है। अगर जो है आरुषि के पिता कह रहे थे कि हाँ ऐसे कर लीजिए, या फिर दरवाजा, ऊपर का दरवाजा भी बंद था, वहां लॉक था, उसको तोड़ने की भी कोशिश नहीं की गई, ये कहा गया कि आप पहले हेमराज को ढूंढिए। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो पुलिस को कहीं ना कहीं एक सेंस से काम लेना चाहिए था, सारे एविडेंस को अच्छे तरह से खंगालना चाहिए था, ना कि उनकी तरफ उनकी बात में आकर के हेमराज के पीछे भागना चाहिए था। देखिए हमारे जो है वो साथ में तमाम हमारे जो काबिल दोस्त है, जो वकील हैं, वो भी इस कानूनी पहलू को समझते हैं, और वो भी जो है वो बताएंगे कि इसमें पुलिस का बहुत बड़ी जो है वो खामी नजर आई है शुरू से ही। चाहे जिस दिन से जब उनके पास पहली कॉल गई और पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, जिस तरह से उसको एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था वो उसने कलेक्ट नहीं करा। जी अमित, यही जानना चाह रहे थे आपसे, यानी कि आप इस जो है पूरे मामले से बहुत दब्बे हैं, उसके बाद भी ऊपर का दरवाजा नहीं खोला गया। अगले दिन के गौतम साहब आते हैं और वो बाकायदा जो है वो चाबी की तलाश करते हैं, और उसके बाद डेड बॉडी रिकवर होती है। यानी एक वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने के गौतम साहब भी इस साजिश का हिस्सा बन गए। जी, यही जानना चाह रहा था आपसे, यानी कि कहीं ना कहीं शुरू में ही मॉल्ड कर दिया गया, और पुलिस की एक कहीं ना कहीं कमी, एक जो बेसिक कमी दिख गई। हमारे साथ दो वरिष्ठ वकील भी लगातार बने हुए हैं, गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, खालिद खान साहब और शागिर अली साहब। शागिर साहब आपके पास आना चाहेंगे। अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आपने उनकी पूरी बात सुनी। शुरुआत में अगर कहीं ना कहीं पुलिस ने एक सेंसिबल तरीके से इस केस को हैंडल किया होता, कहीं ना कहीं डॉक्टर तलवार के बातों में ना आए होते और छत पर गए होते, दरवाजा अगर चाबी नहीं मिल रही थी, तोड़ने की कोशिश की जाती, ऊपर जाते तो हेमराज का जो है उनकी लाश मिल जाती, तो कहीं ना कहीं आगे ये भटकता नहीं और उसी वक्त से एक सही दिशा में केस बढ़ जाता। क्या देखते हैं आप एक वकील के नाते, इस केस को किस तरह से देखते हैं, इस पहलू को? ये मैं आपके तर्कों से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो पुलिस ने प्रारंभिक जांच की जी, तो पुलिस ने सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और कानून के अनुपालन में सही तरीके से उन्होंने जांच नहीं की, और उन्होंने सीधे सीधे जो तलवार दंपत्ति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो एविडेंस थी उनको सही समय पर कलेक्ट नहीं कर पाए, उस एविडेंस को गायब कराने में उनका जो तत्कालीन एसओ थे अनिल समानिया, तो उनका मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तलवार दंपत्ति को सीधे सीधे उनको लाभ पहुंचाया, और सही तरीके से उन्होंने उस केस में तफ्तीश नहीं की, जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं की। जो डेड बॉडी रिकवर्ड अगले दिन हुई है वो उसी दिन मिल सकती थी, दरवाज़ा वगैरह तोड़ के ऐसा कोई उन्होंने सर प्रयास नहीं किया किसी भी प्रकार का। जी खालिद साहब, देखिए एकदम साफ तौर पर अगर देखा जाए तो शुरुआत में कहीं ना कहीं पुलिस की खामी नजर आई, और अगर वही खामी नहीं होती तो कई ऐसे अहम सबूत थे जो पुलिस के हाथ लग जाते, कई ऐसी चीजें थी जो इस पूरे मामले को इतना उलझाती नहीं, और कहीं ना कहीं आज ये जो पूरा मामला है इसकी तस्वीर अलग होती। आप ये मानते हैं? ऑब्वियसली देखिए पुलिस की कमी तो इसमें रही है, लेकिन चूंकि मामला, पूरा मामला सर्कमटेंशियल एविडेंस का मामला है, यदि एक दिन पहले डेड बॉडी मिलती, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ एविडेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे वो पुलिस के हाथ लग सकते थे बेशक, लेकिन उसके बावजूद भी मामला फिर भी सर्कमटेंशियल एविडेंस का इनिशियल स्टेज से ही रहा है। तो जहां तक सीबीआई की यदि हम बात करते हैं, उसके बाद में जब सीबीआई का रोल शुरू हुआ है इसके अंदर में जी, तो सीबीआई की भी भूमिका जो है इसमें बड़ी संदिग्ध रही है। इनिशियल स्टेज में जो इनको प्रारंभिक जांच के समय टोटल अपना कंसंट्रेशन एविडेंसेस पे करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया, सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो
तो ये सारी खामियां प्रोसिक्यूशन केस में बनी, जिसके कारण से ये केस इतना ज़्यादा लेट हुआ और सरकमटेंशियल एविडेंस की चेन जोड़ने में बहुत अधिक समय इसमें लगा। जी बेशक। संजय जी, जैसा कि खालिद साहब कह रहे हैं कि शुरुआती खामियां देखने को मिली, आप तो इस केस से जुड़े हुए भी थे, आपने देखा इस केस में कई सवाल ऐसे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको अगर बारीकी से देखा जाए तो एक नजर में लगता है कि ये पूरा केस जो है वो शीशे की तरह साफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये केस अपने आप में उलझ जाता है। अगर देखा जाए एक फ्लैट का ये पूरा मामला था, मेरे पास कुछ चीजें हैं, कुछ अगर पॉइंट्स हैं, उसकी बात मैं अगर करूं तो फ्लैट में कोई भी बाहरी व्यक्ति बलपूर्वक नहीं घुसा था उन 6 घंटों के दौरान। उसके अलावा घर वालों के अलावा फ्लैट में कोई भी दूसरा नहीं था। 4 लोग घर में थे, 2 की मौत हो गई, 2 लोगों को लेकिन पता भी नहीं चला। ये सब जो है, उसके अलावा पोस्टमार्टम के मुताबिक जो है हत्या रात के 12 से और 1 के बीच में हुआ था, लेकिन डॉक्टर तलवार कह रहे थे कि उन्होंने 12 बजे नेट यूज करना बंद कर दिया था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो सुबह तक नेट यूज किया हुआ पाया गया, और वो भी अंतराल में, बार बार बीच बीच में यूज किया गया, बीच में छोड़ दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बार बार नेट पर कभी बैठा गया, फिर उसके बाद नेट यूज बंद कर दिया गया। इन चीजों को अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि एकदम साफ है ये पूरा केस, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या देखते हैं? आप तो बहुत करीब से जुड़े रहे इस केस में, क्या चीजें हैं जो उलझती गई और उलझाती हैं इस केस को? जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब डॉक्टर राजेश तलवार को ये मालूम था नौकर का मर्डर हो गया, चाहे जिसने किया हो, अब ये तो कल फैसला आ जाएगा, मालूम चल जाएगा जी, लेकिन उनका ये प्रोग्राम रहा होगा, अगर उनके द्वारा कोई ये सब किया गया है तो उनका ये प्रोग्राम रहा होगा कि जलवायु विहार से बाहर कार में रख के डेड बॉडी को ले जाएंगे, रास्ते में कहीं उल्टा पलटा कर देंगे तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा। नॉर्मली पुलिस लावारिस में अंतिम संस्कार कर ही देती है 24, 48, 72 घंटे का अंतराल गैप देके, और जब लाश या डेड बॉडी लेबर क्लास की लगती है तो उसमें पुलिस इतना भी नहीं रुकती है और कोई उसको ज़्यादा प्रयास ढूंढने का नहीं करती है। तो इसलिए उनको चांस नहीं मिला। अगर उनको चांस मिल जाता, क्योंकि सिक्योरिटी रात को चेक करती है जी, और जब रात को सिक्योरिटी चेक करती है तो वो कार को खुलवा के देखती है सभी की, तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। तो अगर उनको यदि मौका मिल जाता तो हेमराज की डेड बॉडी वो छत पे भी ना मिलती और वो गायब हो जाती, क्योंकि हेमराज नेपाल के थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल आदमी अगर ये कहे कि मेरी चेन छिन गई तो मान लिया जाएगा, और अगर एक रिक्शे वाला ये कहे कि मेरी चेन छिन गई तो पुलिस उससे 10 सवाल करती है कि आपके पास चेन कहां से आ गई, चलाते तो रिक्शा हो, बकवास करते हो, झूठ बोलते हो, कोई चेन नहीं छिनी आपकी। तो ये एटीट्यूड रहता है। बस चूंकि डॉक्टर राजेश तलवार एक इन्फ्लुएंशियल डेंटिस्ट थे, इसलिए उनकी रिपोर्ट आसानी से पुलिस ने लिख भी ली, अदरवाइज तो 10 सवाल जवाब उनके होते, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिला। और पुलिस ने इसमें ज़्यादा जांच पड़ताल करने का इसलिए नहीं सोचा, इस बिंदु से, इस एंगल से, कि तो एक रेस्पेक्टेबल। जी, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं संजय जी, कि कहीं ना कहीं उनका जो रुतबा था इस पूरी जांच को इन्फ्लुएंस करता गया। इस बारे में आगे बात करेंगे, इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है।